आज की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, कल स्वास्थ्य कारणों से मैं गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास नहीं चला पाया। बुखार और गले में दर्द आदि होने के कारण कल हॉस्पिटल गया था, जिससे समय ज़्यादा लग गया और ऑनलाइन क्लास को नहीं चला पाया। आज भी स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हम आदर्श प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे थे और आदर्श प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1 निबंध गद्यांश लेखन, प्रश्न संख्या 2 निबंध लेखन और कई निबंध मैंने आपको शेयर भी किए थे और समझाए भी थे। आज हम प्रश्न संख्या 3 जो 5 अंक का होता है पत्र लेखन, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी छात्रों को विदित है, आप अपने आदर्श प्रश्न पत्र पर भी देखते होंगे कि आपके पास 19 प्रश्न हिंदी विषय के अंतर्गत आते हैं और हम प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 19 तक पर चर्चा कर रहे हैं और जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं वही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आगामी परीक्षाओं में आएंगे और आप उसका लाभ उठाएंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में एक दूसरे को शेयर करेंगे और उसको समझेंगे और उसके अनुसार अपनी तैयारी और अच्छे से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण कक्षाएं भौतिक रूप से नहीं खुल पा रही हैं। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आजकल बहुत ही खतरनाक बुखार चल रहे हैं, जिससे जो है पूरा शरीर बहुत परेशानी महसूस कर रहा है, दिक्कत महसूस कर रहा है। तो सभी आप स्वस्थ रहें, बचे रहें और मतलब बुखार आदि से, और भीड़ भाड़ में न जाएं और बाहर से ट्रैवल करने वाले लोगों के संग मतलब उनके टच में ना आएं। तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आइए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 पत्र लेखन। तो यह आपके पास 5 अंक का आता है। क्या क्या आ सकता है, क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार से आप पत्र लेखन करेंगे, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं कि खेल सुविधा बढ़ाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। यह प्रश्न भी आ सकता है। तो यदि प्रधानाचार्य के लिए आता है तो इस प्रकार से लिखेंगे: सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। राजकीय इंटर कॉलेज अगर स्कूल का नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क ख ग कर देंगे और जिला आ रखा है तो जिला वही भरेंगे जो प्रश्न पत्र में आ रखा है। और उसके आप देख रहे हैं विषय यानी सब्जेक्ट क्या संबंधित है, पत्र किस पर आधारित लिखना है, वो विषय के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर पत्र खेल सुविधा बढ़ाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र प्रार्थना पत्र लिखना है तो विषय आ जाएगा खेलों का नया सामान मंगवाने के संबंध में यह विषय पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ एवं विनम्र निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र एवं क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। यहाँ शिक्षण एवं पठन पाठन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम इसका प्रमाण है। यहाँ खेल कूद का मैदान भी विशाल है, परंतु खेल से संबंधित सामग्री का अभाव है। यहाँ विगत 3-4 वर्षों से खेलों का नया सामान नहीं खरीदा गया है, जिससे खिलाड़ी छात्रों को फटी पुरानी गेंदों आदि से खेलना पड़ता है। इस कारण हमारी तैयारी आधी अधूरी रह जाती है और हम
अपने से कमज़ोर टीमों से भी हार जाते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे खिलाड़ी छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है। खेल संबंधी सुविधा मिलते ही वे विद्यालय का नाम रोशन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि हम छात्रों को आप शीघ्र ही खेल के सामान, गेंद, बैट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रैकेट, जाली आदि खरीद कर देने की कृपा करेंगे, ताकि हम सभी छात्र खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। और अंत में आएगा भवदीय या धन्यवाद प्रार्थी सभी खिलाड़ी छात्र। तो ये तो हुई बात खेल सामग्री के बारे में। अगला पत्र आपके पास आ सकता है। मैंने 3-4 पत्र आपको विद्यालय में कक्ष में भी लिखाए हुए हैं। वही 2-3 पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हर वर्ष आपसे पूछे जाते हैं, लिखने के लिए आता है। अगला भी आ सकता है, आर्थिक सहायता या निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का पुराना छात्र हूँ। इस वर्ष मैं कक्षा 9 आ में पढ़ रहा हूँ या कक्षा 10 आ में पढ़ रहा हूँ या जो भी दे रखा है। गत वर्ष आई महामारी के कारण मेरे पिताजी का अकस्मात निधन हो गया, जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। मेरी माताजी अधिक पढ़ी लिखी नहीं हैं। वह सिलाई का कार्य करके किसी प्रकार घर का खर्च चला रही है। बड़ी बहन की अस्वस्थता पर अ, 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 अस्वस्थता पर 2 वर्ष से बराबर खर्च हो रहा है। वह कोरोना महामारी से पीड़ित है। हम बहुत परेशान हैं। मैं विद्यालय का प्रतिभाशाली छात्र रहा हूँ और शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों में विद्यालय का मैं प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। यदि मेरी पढ़ाई रुक जाती है तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ाई पूरी करके कोई रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त करूं, जिससे मेरी माताजी को व परिवार की आर्थिक समस्या सुलझ सके। आपसे निवेदन है कि आप छात्रवृत्ति प्रदान करके विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश देकर मासिक शुल्क माफ करके मुझे पढ़ाई जारी रखने का अवसर प्रदान करने का कष्ट करेंगे। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य में जो नाम तो नहीं आता है तो क ख ग कर देंगे, कक्षा में भी क ख ग कर देंगे और दिनांक लिख देंगे। तो ये पत्र भी आपके पास आ सकता है। तीसरा पत्र आपके पास मैंने परसों भी दिया था और आज फिर दे रहा हूँ कि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए अपने जनपद जिलाधिकारी को या अपने ग्राम की जनता की ओर से आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखेंगे पत्र लेखन में कि जिसके लिए पूछा गया है, जिसको लिखना है उसी को लिखें, अन्य नाम न डालें। जैसे आप गलतियाँ कर जाते हैं, तो जो प्रश्न पत्र में जिसके लिए पत्र देने के लिए कहा गया है वही एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे जिलाधिकारी को पत्र लिखना है, तो सेवा में जिलाधिकारी, जनपद का नाम यदि है तो डाल दीजिए, नहीं है तो क ख ग उत्तराखंड, विषय पेयजल की समस्या विषय प्रार्थना पत्र। हम भटगांव या गोनगढ़ क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान अपने गांव की पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या आता है कि किसी क्षेत्र का नाम पहले से पेपर में दिया हुआ होता है, या नगर का या शहर का, तो आप उसी शहर का नाम डालेंगे। यदि नहीं है, यदि ये आ रखा है कि अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या, तब यही लिखेंगे। तो 2 माह पूर्व हुई भारी वर्षा के कारण हमारे गांव की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण क्षेत्र के अनेक स्थानों पर पेयजल की आपूर्ति पूर्णतः बाधित हो गई है। जहां आपूर्ति हो भी रही है वहां पानी का प्रेशर बहुत कम है। इसके कारण पानी घरों पर लगी टोंटियों में नहीं चढ़ पा रहा है। सुबह शाम जलापूर्ति का समय भी बहुत कम है। दोनों समय केवल 1-1 घंटा ही पानी आ पाता है। पानी के अभाव में ग्रामवासियों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पाइपलाइन की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाकर हमें पेयजल की समस्या निजात दिलाने का कष्ट करेंगे। आपकी अति कृपा होगी। और भवदीय में यदि नाम आ रखा है तो नाम लिखेंगे, नहीं आ रखा है तो जिस प्रकार से पत्र में पूछा गया है तो वो आप लिखेंगे। परसों मैंने आपको यह शिकायती पत्र भी भेजा था
कल मैंने ये शिकायती पत्र आपको दिया था कि आप किस प्रकार से संपादक के नाम भी शिकायती पत्र लिख सकते हैं। तो ये विगत कई वर्षों में यह प्रश्न आया है कि अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर में पेयजल की अव्यवस्था विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से भी आपके पास आ सकता है। तो आप किस प्रकार से शिकायती पत्र को लिखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आएगा संपादक के नाम से आएगा, तो अमर उजाला हो सकता है, हिंदुस्तान हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है। तो जो आपको अच्छा लगे। सेवा में संपादक अमर उजाला देहरादून, विषय पेयजल की अव्यवस्था के संदर्भ में। महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से नगर की पेयजल अव्यवस्था की ओर या क्षेत्र की पेयजल समस्या की ओर या गांव की पेयजल अव्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। नगर की पाइपलाइन अत्यधिक पुरानी हो गई है या गांव की पाइपलाइन बहुत अधिक पुरानी हो गई है, जिस कारण वहां अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में कहीं भी थोड़ा सा दबाव पड़ने पर पाइपलाइन टूट जाती है और वहां से पेयजल व्यर्थ बहने लगता है। इससे एक ओर जहां सड़कों पर पानी फैलकर उन्हें खराब करता है, वहीं दूसरे टूटे हुए स्थानों से आगे भी जलापूर्ति बंद हो जाती है और वहां के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। रही सही कसर बिजली विभाग और टेलीफोन विभाग पूरी कर देते हैं। ये दोनों विभाग आए दिन भूमिगत केबल बिछाने के लिए सड़कें खुदवाते हैं। सावधानी पूर्वक खुदाई न करने के कारण जर्जर जलापूर्ति की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दोनों विभाग कोड में खाज उत्पन्न कर देते हैं। ये दोनों विभाग अपना केबल तो बिछा देते हैं, किंतु क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराते। तो नगर निगम के कर्मचारी भी इस क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत करने से यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि इसकी मरम्मत वही विभाग कराएगा जिसने इसे क्षतिग्रस्त किया। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं जल निगम के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि नगर की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने की चरणबद्ध कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कराएं। बिजली और टेलीफोन विभाग के अधिकारियों से बात करके क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि दोनों विभाग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहें तो संबंधित मंत्रालय से शिकायत करके समस्या का समाधान कराया जा सकता है। आशा है कि आप शीघ्रातिशीघ्र गंभीरता इस समस्या को गंभीरता से लेकर के यथाशीघ्र पेयजल आपूर्ति को सही करवाने के लिए सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से आप पत्र लिखेंगे। नगर क्षेत्र पर है, यदि ग्रामीण क्षेत्र पे आता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे कारण होते हैं पेयजल की लाइन बाधित होने का, यानी भारी भूस्खलन होना, भारी वर्षा होने के कारण चट्टान का दरकना जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, या जंगली पशुओं द्वारा जिस प्रकार से सुअर आदि के द्वारा लाइन को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना। इस प्रकार से बहुत सारे कारण हो सकते हैं पहाड़ों में भी पेयजल की आपूर्ति बाधित होने का। तो आप इस प्रकार से एक शिकायती पत्र भी संपादक के नाम आ सकता है, कई वर्षों में इस प्रकार से आता है। तो आप इन 2-3 पत्रों का भली भांति अवलोकन करके और लिखने का अभ्यास करेंगे, जिससे 5 अंक आपके सुनिश्चित अच्छे से हो सकेंगे। तो आप सभी छात्र पत्र लिखने का अभ्यास भी करेंगे। इससे पूर्व मैंने 3-4 पत्र और दिए थे। बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। तो वो आपको लिखाया भी गया था, उसका भी आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। कभी कभी अनौपचारिक पत्र आते हैं जिसमें आता है कि आप अपने मित्र या अपने सहेली को बधाई पत्र लिखिए। तो उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है। आप अपने मित्र को जिस प्रकार से आप अपने साधारणतः पत्र लिखते हैं अपने मित्र को, उसी प्रकार से वो पत्र एक साधारण सा पत्र होगा जिसमें आप अपने मित्र को अपने मन की भावनाओं द्वारा अपने मित्र को किस प्रकार से बधाई देते हैं, तो उसको बधाई देनी है या अपनी सहेली के लिए, तो वह भी आपके पास पत्र आ सकता है। तो आप इन 2-3 जैसे भारी वर्षा के कारण बंद संपर्क मार्ग को खुलवाने के लिए वो भी पत्र आपको लिखाया गया था। तो आप उस पत्र को भी अच्छे से अवलोकन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे लिखने का कि पत्र को हम किस प्रकार से सुंदर ढंग से अपनी बात को अपने अधिकारियों तक पहुंचाएं। तो यही पत्र का माध्यम होता है, कम से कम शब्दों में अपनी समस्या को अच्छी तरह से अपने अधिकारियों के सामने समक्ष रख सकें। तो वही औपचारिक पत्र का एक अच्छा गुण हो सकता है।
तो आप पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे और जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न संख्या जो 3-5 नंबर का पत्र लेखन आता है वो अच्छे से तैयार हो सके। आपको मैं विश्वास है मुझे कि आपने पत्र लेखन में अच्छा सा पहले भी कार्य किया होगा, क्योंकि मेरे द्वारा पहले भी पत्र लेखन दिया गया और विद्यालय में भी लिखाया गया है, तो आप उस पर अच्छी तरह से तैयारी कर चुके होंगे। इस पे हमें ज़्यादा और बहस करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। आगे हम चलते हैं हिंदी व्याकरण की तरफ, और जो प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 आपका हिंदी व्याकरण पर आधारित होता है, उस पर हमने काफ़ी चर्चा की थी और अब फिर उसका पुनर्लोकन एक बार करते हैं। तो देखते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपके पास किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होता है क्रिया। क्रिया, वाक्य, वाच्य, इस प्रकार से आपके पास प्रश्नों का एक प्रकार से प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 आपके पास आता है। तो प्रश्न संख्या जो 4 आपके पास आता है वह जो है आपके पास 10 अंक का आता है। 5 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न आपके पास 2-2 अंक के होते हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 4 जो है 10 अंक का आपके पास निश्चित रूप से आता है, जिसके अंतर्गत हमने तैयारी कराई थी सबसे पहले क्रिया। तो आप सभी जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द या पद से किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हमें होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं सामान्यतः। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ना क्या है, क्रिया है। जैसे मैंने आपको बोला खाना पीना, चलना उठना, बैठना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द है। यानी कि जिससे हमें कुछ कार्य होने का बोध हो रहा है। तो जो शब्द हमें इस प्रकार का बोध यानी ज्ञान कराए, तो जो कार्य वहां पर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्यतः क्रिया कहते हैं। क्रिया के हमने 2 भेद लिखाए थे। क्रिया मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया हमने आपको बताया था कि अकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वतः ही कर्ता पर निर्भर होता है और कर्ता ही उससे प्रभावित होता है, कर्म करने की कोई आवश्यकता जिसमें नहीं होती है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। तो जिसमें कर्म, जैसे राम आता है, कैसा आता है, चल के आता है, दौड़ के आता है, उड़ के आता है, गाड़ी पे आता है, कैसे आता है, भाग के आता है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे राम आता है, कैसे आता है, कोई प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा। मैंने आपको बोला भी था कि जब हम प्रश्न करते हैं प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है, तो वो सकर्मक क्रिया का एक सरल तरीका है उसको समझने का। पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, यहाँ पर कर्म नहीं है। तो जहाँ पे कर्म न हो वहां पे वो अकर्मक क्रिया बन जाती है। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, एक होती है स्थित्यार्थक क्रिया, दूसरी होती है गत्यार्थक क्रिया और तीसरी होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो ये 3 क्रियाएं होती है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत, जो हमने आपको कॉपी में लिखाया भी था। अगला है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जिसका कर्म का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। कर्म का प्रभाव किस पर पड़ता है, जब क्रिया पर पड़ता है। क्रिया, कर्म का प्रभाव क्रिया पर, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जहाँ पे कर्म, क्रिया और कर्ता तीनों होते हैं, तो वहां पर जो है क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे मोहन मकान देख रहा है, तो मोहन करता है, मकान कर्म है और देखना क्या है, क्रिया। तो क्या देख रहा है, मकान देख रहा है, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया है। शीला ने सेब खाया, शीला ने क्या खाया, सेब खाया। तो यहाँ पे क्या है, ये सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन कलम से लिखता है, मोहन किससे लिखता है, कलम से लिखता है, तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है। शीला पुस्तक पढ़ती है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। पुस्तक कर्म और शीला क्या हो गई, कर्ता। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, कर्म का प्रभाव किस पे पड़ा है, क्रिया। पुस्तक कर्म का प्रभाव क्रिया और क्रिया का कर्ता पर, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। जहाँ पर कर्म, क्रिया और कर्ता तीनों हो, और जहाँ पर कर्म का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता हो, वहां क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं। एक होती है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, जहाँ पर एक बार में एक ही क्रिया हो रही, तो पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, जहाँ पे 2 क्रियाएं एक साथ होती है, तो वहां पे पूर्ण द्विकर्म। और एक होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया
में आपने अंतर देखा होगा कि अकर्मक क्रिया क्या होती है कि वाक्य में जहां कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया होती है, और जहां कर्म करने की आवश्यकता हो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना। अब जैसे विवेक सोता है तो अकर्मक क्रिया उदाहरण हो गया, और बालक पेड़ से आम तोड़ता है तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से अब देखिए आप, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे की प्रेरणा से वो कार्य करता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अर्थात कर्ता जब स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए तब वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे आप कहेंगे कि सोहन ने मोहन से पत्र लिखवाया है, या सोहन ने मोहन से पत्र लिखवाया, तो ये क्या है, ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ ने नौकरानी से दूध दुहाया, तो इस प्रकार से क्या हो गया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, दूसरे से प्रेरणा लेकर के जब कोई कार्य किया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। आपके पास आता है कभी संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया तो जिस क्रिया पद में एक से अधिक क्रियाएं आती है उसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। यानी कि जब दो या दो से अधिक मूल धातु आपस में मिल करके क्या करते हैं, वो संयुक्त क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम खाना खाकर जाना, मैंने कहा पहले एक क्रिया तो हो गई, दूसरा हो गया खाना खाकर जाना, तो ये जाना दूसरा हो गया, है ना। तो मैंने कहा तुम खाना खाकर जाना, ठीक है। स्वेटर पहनकर घर से जाना, पहले स्वेटर पहनना फिर तब घर से जाना, तो यहाँ पे क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी, दो क्रियाएं। तो खाकर और उठकर जाना, तो ये सब इस प्रकार से संयुक्त क्रिया हो गई। अब होता है, मैंने आपको बताया था एक बार कि समापिक और असमापिक क्रिया में अंतर। तो समापिक क्रिया वो होती है जो वाक्य को समापन करती है ना, और वाक्य के अंत में जो जुड़ता है। जैसे लड़का पढ़ता है ना। वाक्य में जो क्रिया विधिगत क्रिया के साथ प्रयोग न होकर अन्य स्थान पर प्रयोग होती है वो जो है असमापिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो असमापिक क्रिया, जो सरोवर में खिले कमल कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है एक विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अंत में। ठीक है। तो वो क्या हो गई, असमापिक क्रिया। बाग में उड़ती तितली कितनी प्यारी है, तो आप अंत में क्या लगेगा, विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, असमापिक क्रिया होगी। अब आपके पास आता है, जैसे आप कुछ उदाहरण देखते हैं हम कि क्रियापद छांट करके लिखना है। जैसे आज माँ ने पकवान बनाए, तो आज माँ ने पकवान बनाए क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, समापिक सकर्मक क्रिया। आपके पास आ सकता है कि जैसे रास्ते पर पेड़ गिरा था, तो ये कौन सा है, अकर्मक क्रिया है, कोई काम थोड़ी नहीं हुआ है। पेड़, मैंने आपको बोला था रोना धोना खोना सोना हंसना, यहाँ ये शब्द जहाँ पर आते हैं तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। यानी कि जहाँ पे कोई कर्म यानी परिश्रम ही नहीं हो रहा है, बिना परिश्रम के अपने आप ही कोई कार्य हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। बालिका जोर जोर से रो रही है, तो मैंने अभी बोला कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, ये भी आपका अकर्मक क्रिया, यानी बच्चे ने गिलास तोड़ दिया। यहाँ पे संयुक्त सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, संयुक्त दो चीजें एक साथ है। दूसरा है मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया है। जैसे रजनी बार बार क्यों हंसती है, तो ये अकर्मक क्रिया है। रोना धोना खोना हंसना सोना ये सब जहाँ पे आते हैं वो क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होते हैं। इसके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए हैं। माँ नौकरानी से दूध पिलवाती है, तो ये क्या हो, प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया का जो मैंने तीन भेद बताए थे, क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। कौशल्या घर का सामान खरीदवाती हुई कार्यालय चली गई, तो ये भी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। श्यामा बालक को दवा पिलवाकर ही सोई है, ये भी क्या है, पिलवाकर शब्द में क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया।
एक मैंने लिखा था, कभी कभी 2 नंबर में आता है, अव्यय से क्या आशय है। अव्यय यानी जो व्यय न हो, व्यय माने जो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, और परिवर्तन कब ना हो, वाक्य में प्रयोग करते समय। मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द या पद में वाक्य में प्रयोग करते समय उसमें किसी भी प्रकार से काल, वचन, पुरुष, लिंग, कारक आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन ना आए तो वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। और मैंने कहा था कि जितने भी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण क्रिया विशेषण शब्द होते हैं या परिविशेषण शब्द होते हैं, सारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय। उनका प्रयोग करते समय कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, विशेषण शब्द है, और ये अव्यय है। क्या है ये, अव्यय है ना। अगर स्त्रीलिंग में भी होगा, घोड़ी होगा, तो वो शब्द तेज ही रहेगा। तो इसमें कोई परिवर्तन किसी भी दृष्टि से, काल, पुरुष, लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसकी परिभाषा आ सकती है, तो अव्यय का अर्थ है जो व्यय न हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न हो, है ना। व्याकरण की दृष्टि से उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं जिनमें काल, पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि